हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बेहतर होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। दोस्तों देखिए, बिहार पुलिस का जो वैकेंसी आया था 21,391 पोस्ट का, उसका एग्ज़ाम में भी जून जुलाई में लिया जाने का पूरा संभावना है। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखें और मैं आप लोगों को डेली बिहार पुलिस संबंधित प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं। तो आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है कि अमित शब्द का विलोम क्या होगा। तो अमित शब्द का विलोम होगा आपको परमित। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का परिवाची है। तो सूर्य का परिवाची शब्द आपको आदित्य हो जाएगा। ठीक है, सूर्य का परिवाची शब्द आदित्य हो जाएगा। इसके अलावा दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर भी सूर्य का परिवाची शब्द होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है। तो देखिए यौगिक ये गलत भेद हो जाएगा। तत्सम, तद्भव और विदेशज होगा, लेकिन यौगिक ये शब्द के भेद नहीं होते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे 4 नंबर प्रश्न। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाय प्रसूत पंक्ति के रचयिता हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है कि शब्दा अनुक्रम में सही वाक्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वह आदमी गरीब था। इनमें से कौन सा शब्द दिंगु समास है। तो दिंगु समास आपको हो जाएगा चतुर्भुज हो जाएगा, 4 भुजा। तो जिसमें संख्या आ जाएगा ना वो दिंगु समास हो जाता है। ठीक है, और जिसमें दोनों पद प्रधान होता है वो द्वंद्व समास होता है, जैसे भला और बुरा दोनों हो जाएगा। माखन चोर, माखन चोर जो है ना, ये माखन चोर आपको बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, माखन को चुराने वाला अर्थात कि कृष्ण हो जाएगा, मतलब विशेष अर्थ प्रकट करता है तो बहुब्रीहि हो जाएगा। भुजदंड तो ये कर्मधारय हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, हवा धीरे धीरे बह रही है। देखिए धीरे धीरे इसमें जो है ना ये आपको क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो पुल्लिंग शब्द आपको बुढ़ापा हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि मनोहर शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो मनोहर आपको विसर्ग होगा, विसर्ग संधि होगा। ठीक है, विसर्ग संधि होगा मनोहर। मनोहर का संधि विच्छेद होता है मन जोड़ हर हो जाएगा। ठीक है, तो ये विसर्ग संधि हो जाएगा। आगे देखेंगे, इंग्लिश का देख लीजिएगा क्वेश्चन आप लोग। आगे हम लोग जीके का प्रश्न देखेंगे 19 नंबर से। देखिए सही कथन चुनना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है ना वो बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। और देखिए लाल प्रकाश जो होता है इसका अपवर्तनांक कम होता है, जबकि बैगनी का अपवर्तनांक अधिक होता है। ठीक है, आगे देखेंगे 20 नंबर प्रश्न। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, देखिए इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है C/5 इज इक्वल टू F-32/9 हो जाएगा। ठीक है, इसका फार्मूला होता है, इससे आप निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे 21 नंबर प्रश्न। विद्युत शक्ति का इकाई है। तो विद्युत शक्ति का इकाई आपको वाट हो जाएगा। ठीक है, देखिए एम्पियर विद्युत धारा का हो जाएगा, कूलाम विद्युत आवेश का हो जाएगा, और वोल्ट आपको विभवांतर का हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न है कि विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के रूप में बदला जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनोमो बदलता है, और बैटरी जो होता है ना रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे।
23 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण से मापा जाता है? तो विद्युत धारा एमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, 1921 में आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ऐसे अपेक्षता का या सापेक्षता का सिद्धांत का खोज भी आइंस्टीन ने ही किया था। आगे देखेंगे 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए 0.5 हो जाएगा। न्यूमेरिकल है, इसको देख लीजिएगा। आगे देखेंगे 26 नंबर प्रश्न। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्युत अपघटन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा 27 नंबर प्रश्न है, 27 नंबर प्रश्न है कि बोर के एटम के मॉडल की अवधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को अवशोषित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। यह अगले बाहरी कक्षा में जाता है। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न है कि एक रेडियोधर्मी धातु जो केंद्रित ऊर्जा एक प्रचुर स्रोत है और 1789 ईस्वी में खोजा गया था, जिसकी परमाणु संख्या 92 है, वह है? तो वह आपको यूरेनियम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ये न्यूमेरिकल है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 29 नंबर का ऑप्शन बी 16 हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न है कि क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1 हो जाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड में 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी तत्व की संयोजकता शक्ति या क्षमता क्या कहलाती है? तो इसका आपको संयोजकता कहलाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे 32 नंबर प्रश्न से देखेंगे। 32 नंबर प्रश्न है कि NH4 2SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 15 परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान होते हैं? तो ये आपको न्यूलैंड्स ने खोजा था। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसे आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ ने किया था, 1963 में खोज किया था। इसने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया था, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने किया था और इसने परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को सजाया था। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे चलते हैं। 34वां प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी आवर्त और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 34 का ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा। ठीक है, देखिए आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है, 18 होता है और वायुमंडल में आर्गन 0.9% पाया जाता है, 0.9% आर्गन पाया जाता है। 35 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको नाइट्रोजन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रबड़ को ताकत प्रदान करने के लिए अधिकतम लचीला और स्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से उपाचारित करने की प्रक्रिया को वल्कनाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुण सूत्र की संख्या कितनी होती है? कि आपको 47 होती है। ठीक है, और टर्नर सिंड्रोम भी बोलेगा तो टर्नर सिंड्रोम में भी 47 होता है। डाउन सिंड्रोम बोलेगा तो उसमें 45 होता है। डाउन बोलेगा तो उसमें 47 होता है और टर्नर सिंड्रोम में 45 होता है। 38 नंबर प्रश्न है कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो ये 1973 में मनाया गया था
और ये स्टॉकहोम में मनाया गया था। स्टॉकहोम में पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, 5 जून को। कौन सा वृक्ष इकोसिस्टम का शत्रु कहलाता है? तो ये आपको यूकेलिप्टस हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर, पीत रस का निर्माण कहाँ होता है? तो पीत रस का निर्माण आपको ये लीवर में होता है और पित्त जमा होता है पित्ताशय में, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी ग्रंथि भी पूछेगा तो लीवर होता है, और सबसे छोटी ग्रंथि पूछेगा तो पीयूष ग्रंथि होता है। 41 नंबर प्रश्न है कि शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है? तो ये कोशिका होता है, कोशिका होता है। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला प्रश्न है कि पादप का सेल वॉल बना होता है? तो ये सेलुलोज का बना होता है। और कवक का कोशिका भित्ति बनेगा तो ये काइटिन का बना होता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। दूध से दही बनाने में किसकी भूमिका होती है? तो ये आपको जीवाणु होता है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है जो दूध से दही बनने में मदद करता है। और दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। 44 नंबर प्रश्न है कि राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है? तो ये दलहनी फसल में पाया जाता है, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन होता है और राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न है कि डीएनए पाया जाता है? तो डीएनए आपको केंद्रक में पाया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ठीक है। डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने 1853 में किया था, 1853 में किया था, याद रखिएगा। 46 नंबर प्रश्न है कि साइटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऊतकों का अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं और हड्डी का ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 47 नंबर प्रश्न है कि जैव विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये आपको डार्विन ने दिया था, जैव विकास को डार्विन ने दिया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चेस्ट में कुल कितनी हड्डियों की संख्या होती है? तो चेस्ट में ओवरऑल आपको 25 हड्डियाँ होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए शरीर में टोटल 206 हड्डियाँ होती है और देखिए चेस्ट का बात हो रहा है तो 24 पसली हो जाएगा, 24 पसली हो जाएगा और एक हड्डी जो होता है वो अस्टेरनम हड्डी होता है, ठीक है। तो टोटल 24 + 1 25 हो जाएगा, याद रखिएगा। 49 नंबर प्रश्न है कि हिंदसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में की थी? तो ये आपको 635 में किया था, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। देखिए हिंदसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ठीक है, और ये भारत में टोटल 15 वर्षों तक रहा था। हिंदसांग द्वारा कृत जो पुस्तक है यात्रा जो वृत्तांत है वो शिवकी में है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था भारत में। 50 नंबर प्रश्न है कि उदंतपुरी शिक्षा के केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो उदंतपुरी आपको बिहार में है, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है गोपाल ने किया था, इस चीज़ को याद रखिए। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बोलेगा तो गोपाल ने किया था। 51 नंबर प्रश्न है कि नालंदा महाविहार के आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? तो ये आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, हर्ष, धर्मपाल और देवपाल ने दिया था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की संस्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था, ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कौन किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था, इस चीज़ को याद रखिएगा। 52 नंबर प्रश्न है कि मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी देने वाला शासक कौन था? तो वो आपको देवपाल था, ऑप्शन बी हो जाएगा, 52 का बी हो जाएगा। देखिए पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। 53 नंबर प्रश्न है कि पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को प्रोत्साहन दिया गया था? तो ये आपको महायान को दिया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किस शासक ने उदंतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना किया था? तो ये गोपाल ने किया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये हरिदेव था,
ठीक है। देखिए कर्नाट वंश का जो संस्थापक था वो नान्यदेव था और राजधानी जो थे सिमरागढ़ थी, ठीक है, सिमरावगढ़ थी। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव और राजधानी सिमरागढ़ था। आगे देखेंगे 56 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के सहयोग से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने विश्व स्तरीय शहर परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पर किया है? तो ये आपको आनंद गुजरात में किया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 57 नंबर प्रश्न, किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। आगे देखेंगे 58 नंबर प्रश्न से, किस देश ने मंगल ग्रह के लिए अपने पहले मिशन तियानवेन-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये चाइना ने किया है, ठीक है। आइकन कैसे कमांड होते हैं? तो आइकन जो होता है ना ये मूर्ति के माध्यम से कमांड होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है कि वन अस्ट्रा रिवोल्यूशन लिखा गया था? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, मेसनोबु फुकुओका हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये लियोन्स में हो जाएगा। और इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुआ था। 1923 में हुआ था। लियोन्स पेरिस फ्रांस में है। वाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखा है? तो ये आपको जयप्रकाश नारायण ने लिखा है, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण लिखा है। वाई सोशलिज्म पुस्तक जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्य राज्य के रूप में शामिल किया जाने वाला नवीनतम देश कौन सा है? तो ये आपको दक्षिणी सूडान हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। यूएनओ का 193वां देश है दक्षिणी सूडान, ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ होती है? तो इसकी राजधानी जुब्बा होती है। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुब्बा है। यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 1945 को, याद रखिएगा। टोटल 193 देश है। भारत राज्यों का संघ है, किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 1 में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 65वां प्रश्न है कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण हुआ था? तो ये आपको आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था। कब? 1953 में, ठीक है। चलिए, राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये फजल अली को बनाया गया था। कब? 1953 में। अगला प्रश्न है कि 1969 में मद्रास का नया नाम बदलकर क्या रखा गया? तो मद्रास का नाम बदल करके आपको तमिलनाडु कर दिया गया था, ठीक है। किस रियासत को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल किया गया था? तो विलय पत्र के माध्यम से आपको कश्मीर को, ठीक है, कश्मीर को किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के बल पे, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के बल पे, और जुनानगढ़ को जनमत संग्रह पे, ठीक है, जुनानगढ़ को जनमत संग्रह पे किया गया था। यहाँ विलय पत्र पूछ रहा है तो विलय पत्र कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। 69वां प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जो है का चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो आपको अनुच्छेद 21 के क में है या ए में है, ठीक है। देखिए 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया गया था, ठीक है। आगे देखेंगे, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ये आपको एस स्वामीनाथन हो जाएंगे, ठीक है। हरित क्रांति का संबंध मुख्य रूप से गेहूं से संबंधित है। और अगर विश्व में पूछेगा हरित क्रांति के जनक तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा, जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक।
भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देने वाला नीति कौन सी है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित देने वाली नीति, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी नीतियाँ, मतलब निजीकरण हो जाएगा, उदारीकरण हो जाएगा और वैश्वीकरण, ये सभी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखेंगे 72 नंबर प्रश्न से। संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 1975 में लागू किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, संपदा कर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र में भारत के सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक द्वितीयक क्षेत्र होता है सकल घरेलू में। देखिए आगे मैथ के प्रश्न है, तो इसका आंसर देख लेंगे। 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15%। 75 का सही आंसर होगा आपको ऑप्शन सी। 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 60%। और 77 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए इज इक्वल टू सी हो जाएगा। 78 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 0। 79 का ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 80 नंबर प्रश्न है, प्रायिकता संबंधित है। एक सिक्के, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो सिर्फ हेड आने का प्रायिकता क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा इसका 1/8 हो जाएगा। ठीक है, 3 बार बोलेगा तो एक बार अगर उछालेंगे तो हेड और टेल आएगा। 3 बार बोल रहा है तो टोटल 8 हो जाएगा, और हेड आने का बोल रहा है तो 1/8 हो जाएगा। 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2xy अपन x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, औसत चाल पूछ रहा है तो 2xy बटा x प्लस वाई हो जाएगा। 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 48। आगे देखेंगे जीके का प्रश्न है। देखिए 83 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 15:18 हो जाएगा। देखिए 84 नंबर प्रश्न है, लोनार झील कहाँ स्थित है? तो लोनार झील आपको महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिला है, वहीं पे लोनार झील है। लोनार झील जो है ये ज्वालामुखी निर्मित है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नदी ज्वार नदमुख या एस्चुअरी बनाती है? तो ये आपको नर्मदा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए जितनी भी नदियाँ अरब सागर या पश्चिम की ओर बहती है वो डेल्टा का निर्माण न कर करके एस्चुअरी का निर्माण करती है। ठीक है, जैसे नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, लूनी हो गया, साबरमती हो गया, ये सभी नदियाँ आपको ज्वार नदमुख या एस्चुअरी का निर्माण करती है। जबकि देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ या पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, महानदी हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, गंगा हो गया, ये सभी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। तो इसको देखिएगा एग्जाम में, ये यहाँ से सवाल आपको क्रिएट होता है। 86 नंबर प्रश्न है कि केबुल लमजाओ उद्यान कहाँ है? तो केबुल लमजाओ आपको मणिपुर में है। ये आपको तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो हरित क्रांति का संबंध गेहूं से है। ठीक है, और भारत में हरित क्रांति का जनक बोलेगा तो एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा, और विश्व में पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा, अभी जो हम लोग पीछे देखें। 88वां प्रश्न है कि निम्न में से स्थान पर विद्युत जल शक्ति का पैदा होता है? तो एक को मैटूर हो जाएगा, तमिलनाडु में मैटूर जगह है, यहाँ पर विद्युत जल शक्ति पैदा किया जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक मुख्य बंदरगाह है? तो पूर्वी तट पे आपको विशाखापत्तनम है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, देखिए कांडला आपको गुजरात में हो जाएगा, और नाहवा सोवा महाराष्ट्र में हो जाएगा, और मार्मगुआ गोवा में हो जाएगा। ये सभी पश्चिमी बंदरगाह हैं, जबकि विशाखापत्तनम पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है।
ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग होता है, तो आपको हो जाएगा इसका सही आंसर प्रछाया, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए सूर्य ग्रहण आपको अमावस्या को लगता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है, ये भी याद रखिएगा। 91 नंबर प्रश्न है कि वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंग को परावर्तित करती है कौन सा मंडल है? तो ये आपको समताप मंडल, सॉरी ये आयन मंडल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए क्षोभ मंडल के सबसे निचली परत जो होता है वो मतलब वायुमंडल का सबसे निचला परत क्षोभ मंडल होता है और सबसे ऊपरी परत वायुमंडल होता है। ठीक है, समताप मंडल में ताप समान रहता है। ठीक है, और समताप मंडल में है हवाई जहाज संबंधित, इसमें ताप समान रहता है और इसी में हवाई जहाज ये उड़ते हैं। 92 नंबर प्रश्न है कि काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के संबंधित है? तो काली मिट्टी कपास संबंधित है, काली मिट्टी कपास से हो जाएगा और काली मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। आगे देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए परुष्णी का रावी हो जाएगा, सतुद्री सतलज हो जाएगा, अस्किनी चिनाब हो जाएगा और बिपाशा व्यास हो जाएगा। ऋग्वेद में उल्लिखित और आधुनिक नाम का मिलान है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 2 3 4 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चौरानवे नंबर को भी मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। प्रांत है और उसका राजधानी है। ठीक है, तो देखिए 94 नंबर प्रश्न है, तो उत्तरा पथ का हो जाएगा आपको पाटलिपुत्र हो जाएगा, उत्तरा पथ का पाटलिपुत्र हो जाएगा, दक्षिणा पथ के उज्जैनी हो जाएगा और अवंती का स्वर्णगिरी हो जाएगा और प्राची का तक्षशिला हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। 4 3 2 1 इस चीज को याद रखिएगा। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी तिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो ये आपको उत्पल वंश की थी, उत्पल वंश की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो यह एक खैराती अस्पताल था, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए तुगलक वंश का स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था और फिरोज शाह तुगलक वंश का प्रसिद्ध शासक था जिसने सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, 97 नंबर प्रश्न देखेंगे। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को, जबकि अब्दू अस्मा को सीरी कलम को उपाधि दिया था। इस चीज दोनों को याद रखिएगा। 98 नंबर प्रश्न है कि भारत में डाक व्यवस्था का शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आपको लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। ठीक है, 1854 में डाक व्यवस्था शुरू किया था लॉर्ड डलहौजी और इसी के शासनकाल में ही सबसे पहले भारत में ट्रेन चली थी 1853 में। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच में टोटल 34 किलोमीटर चली थी, याद करिएगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 की विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध संज्ञा दिया था? तो ये आपको बीडी सावरकर था, ऑप्शन ए हो जाएगा। आज का अंतिम लास्ट प्रश्न है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी थी। तो ये आपको भारतीय सरकार अधिनियम 1919 हो जाएगा। ठीक है, तो आज के प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? कहीं पर अगर कोई मिस्टेक हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा और आप लोग तैयारी में लगे रहिए। आप लोग का एग्ज़ाम जून या जुलाई में कंफर्म ले लिया जाएगा। जय हिंद।